पुनः सभी का तहे दिल से शुक्रिया, स्वागत। रुको, वेट करो। ओके, गई मैं, ज्वाइन हो गया आपका? हाँ। तो मैं रिकॉर्डिंग करवाऊं यहाँ पे गरिमा? अच्छा, मैं कर लेता हूँ बोलता हूँ उसमें 2-3 मिनट लगेंगे सेटल करने में, मैं कर लेता हूँ। चलो तब तक अपने बात करते हैं। पिछले जितने भी आपके समय बीता है इसमें पढ़ते हुए को कोई ऐसी कॉमन या किसी को ऐसी डिफिकल्टी हो जो कि लगता है कि पूछ सकते हैं अपने, तो ये 0 आवर्स वाला समय है, पूछ सकते हैं। इसमें बात कर लेंगे। किसी को लगता है, क्योंकि ग्रहों को देख लिया आपने, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। पूरा ब्रह्मांड है हमारा 360 डिग्री का। ये बिल्कुल ऐसा मानो कि हमने इमेजिनेशन में इसके 12 भाग कर दिए, 30-30 डिग्री के सेगमेंट बना करके, सर्कल के। क्योंकि हमें सर्कल दिखाई देता है, इसलिए बाउंड्री तो अभी तक फिक्स हुई नहीं, किसी ने बताया नहीं, तो जो दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर ही सारे ग्रह मूवमेंट कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी के आधार बना के मूवमेंट कर रहा है। जैसे पृथ्वी के बेस बना करके चंद्रमा इसके चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, बाकी ग्रह भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य भी चक्कर कहीं लगा रहा है, पर ज्योतिष की परिभाषा में हम सूर्य को फिक्स मानते हैं, पृथ्वी को फिक्स मान लेते हैं, और फिर हम ग्रहों की विवेचना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 12 भाव हो गए, ये फिक्स हैं। राशियां जो हैं उसको हमने अलग से एक हाइपोथेटिकली साइन बना करके रखा हुआ है, ताकि ये इसका बीच में एक रोल डाल दिया है। अगर राशियां हटा दी जाएं तो भी 12 भाव वैसे फिक्स रहेंगे। अब फर्स्ट जो ईस्ट होता है वहां से शुरू होता है फर्स्ट नंबर, वेस्ट में जाकर के 7 हो जाता है, और फोर्थ पे आता है तो नॉर्थ है, और अगर 9th पे आता है तो साउथ आ जाता है। बाकी जो एंगल आते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट का एरिया आ जाता है। तो 8 डायरेक्शन तो ये हो जाती हैं। एक डायरेक्शन होती है आकाश तत्व की, वो सेंटर पॉइंट आ गया। एक होती है पाताल की, यानी कि अगर हम किसी चीज को रखें एक ऊपर और नीचे दो,
तो 10 दिशाएं हो गई ये वास्तु के हिसाब से भी देखते हैं और ज्योतिष के हिसाब से भी, डायरेक्शनल फोर्स के हिसाब से भी जांच करते हैं। इसके अलावा नंबर जो लिखे होते हैं वो राशियों के लिखे होते हैं, भावों के नहीं लिखे होते। यानी कि पहले नंबर के भाव में 8वीं राशि आ सकती है, दूसरी आ सकती है, 5वीं आ सकती है, कोई भी आ सकती है। उसको हम बोलते हैं लगन। यानी उस वक्त सूर्य की दिशा पूर्व में जन्म के समय जो राशि आ रही थी उस वक्त मूवमेंट में, वो राशि फिक्स कर लेते हैं, उसको लगन बोलते हैं। इसका इतना ही रोल होता है कि नामकरण कैसे करना है या राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं इमेजिनेशन में, वो लेके चलना होता है। इसके अलावा कोई रोल नहीं है। बाकी जो भाव हैं सारा परिणाम भाव से मिलता है। हर भाव का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस भाव से हमें ये प्राप्ति है, इस भाव में हमें ये नुकसान है, इस भाव में हमारा को ये व्यवहार करना पड़ेगा, हमें किस प्रकार देखना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य के बारे में देखना है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में देखना है, परिवार के बारे में देखना है, अपने पराक्रम के बारे में देखना है, या अपने सुख सुविधाओं के लिए देखना है, या संतान के बारे में देखना है, या जॉब के बारे में, विरोधियों के बारे में, या छोटी छोटी बीमारियों के बारे में देखना है, या स्वतंत्र व्यवसाय के बारे में देखना है, पत्नी के बारे में देखना है, स्पाउस के बारे में देखना है, या फिर उसमें देखना है हमारी आयु के बारे में देखना है, या मुसीबतें कितनी आएंगी, कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह, सारा उसी से आता है। तो अब चर्चा चली रही, इसको लंबा ले लेता हूँ। इसमें देखने की बात हो रहा है कि इसके बाद भाग्य हमारा कैसा है, पिछले जन्म में क्या लेके आए थे, इस जन्म में हमें क्या करना है, फिर हमारे कर्म कैसे होंगे, फिर में प्रॉफिट कैसा होगा, लाभ कैसा होगा, फिर हमारा खर्चा कैसे होगा, लॉस कैसा होगा। तो पूरे जीवन का जो सर्कल है वो एक भाव से लेके 12 भाव के बीच में आता है। शरीर के अंगों को भी इसमें देखते हैं, बीमारी को भी देखते हैं, सुख सुविधाओं को भी देखते हैं। जितने मन में प्रश्न पैदा होते हैं उनका किसी न किसी भाव से लिंक होता है। अगर उस लिंक का 11th हाउस से संबंध बन जाए किसी रूप के अंदर भी, चाहे नक्षत्र से बन जाए, चाहे राशि से बन जाए, चाहे साइन से बन जाए, चाहे आस्पेक्ट से बन जाए, चाहे कंजंक्शन से बन जाए, तो गारंटी इस बात की हो जाती है कि वो परिणाम घटित होगा ही होगा। वो प्रोमिस हो गया भी काम होगा ही होगा। अगर 11th हाउस नहीं होता है तो फिर कुछ और बातें देखनी पड़ेंगी। तो आज हम 11th हाउस के बारे में बात करना चाह रहे थे। तो दिस इज हाउस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। जितनी भी एम्बिशन है, विशेष हैं, या हमारा जो फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा होगा, बड़े बहन भाई कितने होंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका हालत कैसी होगी। और कुलीग्स जो होते हैं हमारे कुलीग्स, चाहे वो वर्क प्लेस में हो और चाहे हमारे ड्यूरिंग स्टडी हो, वो जितने भी हेल्दी पीपल होते हैं, वेल्दी पीपल होते हैं, शारीरिक तौर से भी ठीक ठाक होते हैं और मानसिक तौर से भी ठीक होते हैं और वेल्थ वाइज भी अबव एवरेज के लोग होते हैं, उनका 11th हाउस बड़ा पावरफुल होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं तो इसके अलावा और कुछ बहुत है जो इससे देखा जाता है। तो हम चर्चा हमारी इस बात पे होनी है कि एक से ज़्यादा ग्रह अगर 11th हाउस में हैं तो किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो आप इसको समझिए, जो भी वह ग्रह बैठते हैं उनके वो किस किस घरों के लॉर्ड हैं और किन किन राशियों को डोनेट करते हैं, उनके वो राशि किस भाव में बैठी है, उस भाव के कोमुलेटिव इफेक्ट, एक एवरेज इफेक्ट, किसी से प्लस मिल रहा है, किसी से माइनस मिल रहा है, किसी से डबल प्लस मिल रहा है, इन सब को अगर एक मैथमेटिकली जोड़ लिया जाए और फिर एवरेज निकाल लिया जाए तो जो परिणाम आएगा वो परिणाम जो है हमारे को एश्योर करता है। इन जनरल 11th हाउस में ग्रह एक होना या एक से ज़्यादा होना ऑलवेज बेनिफिशियली होता है। उस व्यक्ति को सफलता कम मेहनत करने से प्राप्त हो जाती है और ज़्यादा स्ट्रगल जीवन में नहीं होती। उसका दायरा ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। उसका जो काम करने का स्टाइल है ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से स्वतः ही पूरा वातावरण उनकी मर्जी के अनुसार चलता रहता है और बड़े आराम से जिंदगी जी लेते हैं। कमी इसमें क्या रहती है, क्योंकि तो 12th है तो 12th होता है विदेश की यात्राएं करना। तो विदेश की यात्राओं में इनको थोड़ा कम चांस मिलता है, शॉर्ट टेम्परेरी जाके आगे वापस जल्दी से, वो एक रहता है। या
इनका बहुत भारी खर्चा कहीं होना हो, ये प्लस पॉइंट है कि खर्चा इतना भारी नहीं होता, नॉर्मल होता है जितना होता है। इनके ऊपर कोई ऋण चढ़ जाए ऐसा हो नहीं सकता, ऋण उतर जाएगा फट से, या कुछ भी कमिटमेंट करेंगे वो जल्दी से हो जाएगी। लॉसेस की कंपैरिजन में प्रॉफिटेबल जो पार्ट है वो ज़्यादा होता है। तो महावीर भाई साहब हैं, इनके तो 5 ग्रह 6 ग्रह बैठे हैं इधर, 6 ग्रह बैठे हुए हैं इनके, और बहुत कम लोगों की कुंडली होती है, बड़े भाग्यशाली है ये। तो ये हमारे ग्रुप के आदरणीय मेंबर भी हैं, और तो इसका आज जुड़े हुए इस मीटिंग में। बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक और एम्बिशन के फुलफिलमेंट करने की जो इनके पास एक प्रकार से योग्यता है, मोटिवेशन करने की, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज होने के साथ में हमेशा सफल रहे हैं। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे इनको, बहुत ही प्यारे इंसान हैं, और हमें फ़क्र है हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हमारे साथ लंबे समय से, वो पूरा सहयोग करते हैं, हर तरह से मोटिवेट भी करते हैं, मतलब उनका सहयोग करें मतलब मोटिवेशन भी साथ ही होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी कुछ बोल दिया। बाकी सभी सदस्य, सभी आत्माएं महान है, सभी उसी ईश्वर का ही प्रतिरूप है। तो मैं तो बल्कि देख रहा हूँ ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे सदस्य हैं, उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे खुद बहुत मोटिवेशन होता है। यही तो खासियत है कि 11th हाउस के अंदर आपके 6 प्लेनेट मौजूद हैं। तो ये इसमें शनि बैठा तो अपने राशि पे है, मंगल है थोड़ा विरोधी वासी हो गया, मरकरी उसका फेवर का आ गया, केतु फिर विरोधी वासी हो गया, जुपिटर सम हो गया, और सूर्य फिर विरोधी वासी हो गया। यानी कुल मिलाकर के क्या है, 3 प्लस है तो 3 माइनस है। तो इनका मिला जुला रूप जो हो रहा है अबव एवरेज की स्थिति में ले आता है, वो आपने जीवन में देखा होगा। और 11वें घर के अंदर किसी और मेंबर के भी ग्रह हैं तो वो अपनी बात कह सकता है, क्योंकि मैंने कुंडली बनाने में अभी टाइम लगेगा, कुंडली खुली है किसी की, तो किसी का भी 11th हाउस में अगर बैठा हुआ कोई प्लेन तो मेरे से बात कर लीजिए, अभी चेक करिए अपनी कुंडली में है किसी का, नहीं सर है। हमारा गुड मंगल है। इवनिंग सर। आपका मंगल है, राशि कौन सी है आपकी? 7 नंबर। 7 हाँ सर। ठीक है। तो अब क्या, शुक्र ग्रह की राशि है 11th हाउस में, और उसमें मंगल बैठा है। मंगल का 11th में बैठने का मतलब है आपके जो परिचय है आपका या संबंध है वो एक अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, इंटेलिजेंट होंगे, पावरफुल होंगे, अच्छे क्या कह सकता हूँ कि प्रभावशाली लोग होंगे। एक बात और है कि पति भी जो होता है लेडीज के लिए मंगल ही की भूमिका में होता है, तो आपके आने से पति को भी एक प्रकार से स्टेटस में इम्प्रूवमेंट हुई होगी। ये 11th हाउस में आपका, क्योंकि आप जॉब नहीं करते, तो अगर आप जॉब करते होते तो आप भी किसी रेंज पे होते, तो वो रेंज आप पे ट्रांसफर होगी, उधर चलेगी, जो बेनिफिट होना था उधर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि पार्ट एंड पार्सल मानते हैं पति पत्नी को शादी होने के बाद। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपने नवमास कुंडली भी देखी होगी, पास में बनाई होगी तो किसी ने, तो जो प्लेनेट आपका इस चार्ट में यानी कि कुंडली का D1 चार्ट बोलते हैं, उसको D9 बोलते हैं नवमास को, तो D1 चार्ट के अंदर जो प्लेनेट यहाँ बैठा हुआ है उसके बैकग्राउंड में जो राशि काम कर रही है, उस राशि का जो लॉर्ड है, अगर वो 9th यानी कि नवमास में जाकर D9 में जाकर के जिस राशि पर बैठता है और उसका भी लॉर्ड यानी बैकग्राउंड के दोनों के लॉर्ड जब आपस में यूनिवर्स में संबंध बनाते हैं, कंजंक्शन से, एस्पेक्ट से, या ट्रांजिट के दौरान उनके गोचरीय प्रभाव में आते हैं, ट्रांजिट प्रभाव में आते हैं, तब उन दोनों घटनाओं का मिश्रण हमें मिलता है। तो कई बार होता है D1 चार्ट बड़ा पावरफुल होता है, D9 कमजोर होता है, कई बार D1 कमजोर होता है, D9 पावरफुल हो जाता है। तो इसका मतलब होता है D9 जब कोई सपोर्ट आएगी यानी कि किसी से संबंध बनेगा, उसके प्रभाव से हमारे को परिणाम मिलेंगे। थोड़ा अगला एडवांस में बात है ये, जब हम ज़्यादा कुछ कुंडली को चेक करेंगे, पर बता दिया मैंने आपको, ये रिलेशन होता है इनके हिसाब से। आपको तो ये देखना है किसी भी ग्रह में, ये जो घर है 9, 10, 11, इसमें जितने ग्रह होंगे उतना पावरफुल होते हैं, उतना आदमी पावरफुल होता है, उसकी खुद की योग्यता होती है, आगे निकलता है। और गरिमा जी ने अपनी कुंडली प्रेजेंट की है, तो इनका तो 11th हाउस में
नमाश में है, बोलिए गरिमा जी। चंद्रमा बैठा हुआ है 11th में, 4th राशि पे मार्स बैठा है। अब देखिए आपका मंगल जो है D1 चार्ट में कहाँ है, राशि नंबर कौन सी, 1 नंबर राशि, 8 नंबर राशि कौन सी है D1 चार्ट में, कहाँ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पहला चार्ट, पहला, हाँ लगन वाला चार्ट, हाँ हाँ नहीं तो हाँ नंबर आपका है, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ दिखा रहे थे मेरे को आप, आपका 10th हाउस जो है ना, हाँ 1 नंबर जहाँ लिखा होता है 10th, जिसमें मंगल एक चंद्रमा और केतु लिखा हुआ है, ये नंबर 1 लिखा हुआ है ना, इसका मालिक कौन हो, मंगल हुआ, जो आपके नवमास में जाकर 11th में बैठा हुआ है 4 नंबर की राशि पे। तो ये मंगल नवमास में जाके 11th में बैठ गया चंद्रमा की राशि पे जाके, ओके। तो चंद्रमा का संबंध बन गया मंगल के साथ में, दोनों तरफ वाइस वर्सा, मतलब शिफ्ट हो गया वहां से। इसको ऐसा बोला जाएगा 10th हाउस का लॉर्ड मंगल नवमास में जाके 11th में चला गया, और 11th में जो राशि है वो चंद्रमा की है, और यहाँ पर जो राशि आई है चंद्रमा की वो राशि है 10th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी कि डबल एक्शन हो गया ये। इसको ऐसे बोलेंगे कि दोनों का कॉम्बिनेशन होने से आपकी जो स्पीड है विचारों को व्यक्त करने की, आपकी जो एनर्जी है वो एक लेवल से ज्यादा है, यानी जल्दी से ग्रास्प कर लेना किसी बात को और जल्दी से फिर एक्सप्लेन कर देना, और फ्रिक्वेंटली मूवमेंट करने का विचार, या फ्रिक्वेंटली मतलब बिना आलस के आप विचारों को एक्शन में लेने के लिए कम प्रयास से भी सफल है। मेरी बात समझ होगी? तो आपको महसूस करना चाहिए भी मेरे पास ताकत है कि जो मेरी डेस्टिनी है, जो 10th हाउस है, आपका स्टेटस है वो अच्छा है, वो कम प्रयास से भी स्वतः ही आपको रास्ते बनते चले जाएंगे और अच्छे अच्छे लोगों के साथ संबंध स्थापित हो जाएंगे। इस ग्रुप के अंदर देखिए सारे लोग महान हैं, आपका कनेक्शन जुड़ गया। कोई सोचा था ऐसा कभी? तो 11th के मंगल की वजह से है ये। हाँ, तो रवि भैया बहुत पावरफुल आदमी है, इनका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, तो ये अच्छे सलाहकार हैं, इनकी राय भी बड़ी कीमती होती है, और आपके अंदर एक्शन बड़ा गजब का है। जो आपने सोच लिया कि मुझे करना है वो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, ये मंगल गारंटी दे रहा है। अब आप इससे समझ लीजिए कितनी पावरफुल हैं। परंतु अगर आप नाराज, परेशान, दुखी हो ना, मैंने आज लेख डाला है, पढ़ा होगा ना, उस लेख के अंदर मेरा मर्म बताने का ये था कि बीच बीच में ना मध्यांतर आ जाते हैं तो इसलिए हमें उस मध्यांतर से घबराना नहीं है, वो भी टेम्परेरी शॉर्ट टर्म के होते हैं, निकल जाएंगे, कोई फिर फिल्म वापस शुरू हो जाएगी। तो जिसने फिल्म डिजाइन की है, जो डायरेक्टर है इसका और जो प्रोड्यूसर है, हम तो एक्टर ना सारे, फिल्म चल रही पीछे से, हम एक्टर हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं ईमानदारी से। अब हम रोल अदा करते करते अपने आप को मान लेंगे हम वैसे के वैसे ही हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंजीनियर हूँ तो मैं बोलूँ मैं इंजीनियर हूँ, मैं सारा दिन यही बोलता रहूंगा, तो गलत ना हो जाएगा। इसको ऐसे बोला जाएगा, इंजीनियरिंग मेरा पेशा है, मुझे जीवन चलाने के लिए जो पैसे चाहिए इंजीनियरिंग पेशे से चाहिए, ओके, पर मैं इंजीनियर थोड़ी हूँ, मैं तो एक प्योर सोल हूँ। मेरा मूल स्वभाव क्या, प्योर सोल का, एक प्योर आत्मा हूँ। ऐसा ही सभी लोग समझे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, वो तो फिर उनका पेशा है, उसके ऊपर लेबल नहीं लगा सकते कि मैं वो हूँ। वो तो टेम्परेरी है, वो खत्म होएगा, आज नहीं 50 साल से खत्म हो जाएगा। डिग्री सारी चली जाएगी, संसार से अक्वायर्ड डिग्री है सारी खत्म हो जाएंगी। मेन मुद्दा क्या रह जाएगा, मैं कहा, मैं तो शाश्वत हूँ। ये पहचान रखने की बात बता रहा था, मेरा बताने का मकसद ये था। तो दुखी कौन होना चाहिए? खुद दुखी हो सकते हैं क्या, अगर इतने समझ आ जाए तो? अगर पता लग जाए अभी पदार्थों की वजह से दुखी हुए या हमारे ऊपर लगाए गए लेवल की वजह से दुखी हुए, तो समझना चाहिए भी हमें थोड़ा भी अकल नहीं आई है, समझना पड़ेगा थोड़ा और। तो जब अकल आ जाएगी, समझ हो जाएगा कि मैं कौन, पता लग गया, तो फिर मैं क्या हूं की भूमिका में रहना आसान नहीं हो जाएगा क्या?
हम जब पाठ पढ़ रहे हैं, मैं क्या हूं की भूमिका पढ़ रहे हैं, शरीर के ऊपर कितने ग्रहों की फोर्स लग रही है हमारे पे अदृश्य रूप से, महसूस करिए आप। मैं आपको चित्रण देता हूं, एक्वेरियम के अंदर या आप समुद्र में देखिए कितनी मछलियां हैं, इनके ऊपर पानी का कितना प्रेशर है, पानी में है ना, वो पानी का वजन उनके ऊपर है। उनको महसूस होता है कि पानी में मेरे वजन लग रहा है? नहीं लग रहा ना, महसूस नहीं होता। और मजेदार बात यह है कि वो उसमें रह करके भी पानी नहीं पी सकती। कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना है। भी परमात्मा ने क्या शक्तियां बनाई है ऐसे समझने के लिए, कहीं त्रुटि नजर नहीं आती। त्रुटि दूसरे पक्ष से देखे तो नहीं आती, आध्यात्मिक दृष्टि सोचे तो। अब क्या है कि इतना वजन वो उसके ऊपर सहन कर रही है वो, और उसको पता नहीं है, और पूरी बाउंड्री नाप नहीं सकी जीवन में कभी, कितने मर्जी जन्म ले ले वो। सेम किस्सा हमारे साथ है। इस पृथ्वी के ब्रह्मांड का कुछ हिस्सा जिसको हम देख रहे हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा पृथ्वी, इसको चारों तरफ से इथर वातावरण, इथरी वातावरण ने घेर रखा है। 5 तत्व का तो शरीर हो गया, इथर वाला, फिर आकाश तत्व, फिर सारे ग्रहों की, सूर्य की रश्मियां उस बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर आती हैं। इन सब का असर हमारे शरीर पर भी है, खास तौर से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो मस्तिष्क को पॉइंट बनते जंक्शन है, वहां आकर के इसका प्रभाव पड़ता है। हम रत्न पहनते हैं उन्हीं ग्रहों के, तो उंगलियों के माध्यम से जो खून की नसें होती हैं, इनके ऊपर से असर पड़ता हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर डलता है, हमारी निर्णय शक्ति बदलती है, चेंज होती है, इंप्रूव होती है या एडजस्ट होती है। तो हम लेबल क्या लगाते हैं, इसके पहनने से हमें लाभ हुआ, इसके पहनने से लाभ नहीं हुआ। इस किरणें जो उस ग्रह की थी, इसने रिसीव की और आपको अंदर दी, और आप एक विचार शक्ति में बैलेंस हो गए, जिससे आपके परिणाम अच्छे आने लग गए। वेरी सिंपल, किया तो वही हुआ है। जैसे चश्मा लगाते हैं हम लोग, आंखें कमजोर हुई चश्मा लगाते हैं ना, तो ऐसा ही कुछ, वो रश्मि कम आ रही थी, हमने रश्मि बराबर बैलेंस कर दिया। ये रत्न पहनने का जो मुझे समझ में आया वो ये चीज है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरत है तो पहन लीजिए, कोई जरूरत नहीं खास, वैसे ठीक हो जाएगा, उस तरह का रंग रख लीजिए। ऐसा ही कुछ इथरी प्रभाव को महसूस करते हैं, और हम उस प्रभाव के अंदर हैं, अबोध, पता भी नहीं है कि ये कितना परिणाम हमारे पे, कितना वजन हमारे पे आ रहा है, और पृथ्वी खींच रही है, तो हम बैलेंस के अंदर आ रहे हैं। हमारी आत्मा जो चेतना है, वो इस ब्रह्मांडीय शक्ति जो नजर आ रही है वहां से आती है, जो आकाश दिखाई दे रहा है इससे नहीं, कहीं और से, ऐसा मानता हूं मैं तो। वहां से आकर के इस ब्रह्मांड के, ये जो पृथ्वी के वातावरण से क्रॉस करके हमारे शरीर को प्रवेश करते हुए हमारे को चलाती है, और वापस वही जाना है उसने। अब इनको हम जब महसूस करते हैं इन चीजों को, तो एक प्रकार से कितने हल्के हो जाते हैं कि हम तो यहाँ टूरिस्ट की तरह आए हैं, आके वापस जाना है। तो मन मस्तिष्क को इतना क्लीन रखना होता है। जैसे आप देखिए कि कमल का फूल है, तो कमल के फूल का जो हिस्सा है वो पानी में कभी भी अपने आप को समाहित नहीं होने देता, वो हमेशा लग रखता है, इतना अवेयर होता है वो। उसकी इस खूबसूरती को अगर हम जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो संसार में रह करके, परिवार में रह करके, समाज को निभाते हुए, प्रैक्टिकल होते हुए, हमारे साथ जो लोग व्यवहार करें उसके प्रति हमें अपने आप को उदासीन रखते हुए खुद क्या हम करना चाहते हैं, इस पर ज्यादा फोकस करना होता है कि मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मेरी ड्यूटी क्या बनती है। इंट्रोस्पेक्शन, मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त, कौन क्या कर रहा है वो ठीक कर रहा होगा, हमें उस पर इंटरफेयर नहीं करना, जहां जरूरत है वहीं करना, अदरवाइज नहीं। अगर ये मान के चलते हैं कि ये मेरे 4 बहन भाई हैं, बाकी का पता नहीं है, तो भी गलत है। हमारा पूरा संसार बहन भाई है, पूरा टोटल यूनिवर्स हमारे साथ पूरा स्पंदित हो रहा है। अगर यहाँ भी कोई घटना घट रही है या वहाँ घट रही है, तो उसका एक परिप्रेक्ष्य रूप होता है, मिलता रहता है। मैं आज की घटना बताता हूँ, बड़ा अचंभित हुआ, बताऊंगा आपको। सुबह 9:09 पे, आज बहन जी जुड़ी नहीं है, रूपाली बहन जी, उन्होंने एक व्हाट्सएप मेरे को मैसेज डाला, और उससे 5-7 सेकंड पहले मेरे दिमाग में विचार आया कि वो मुझे याद कर रही है, और मैं साइमल्टेनियसली विचार एक आया, मुझे कुछ लिखना है, और वो फील कर रही हैं। तो मैंने योग कर रहा था, तो बैठे बैठे मैंने मोबाइल से लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी लिखने की जो
लास्ट पॉइंट था वो खत्म हुआ 9:26 में, मैंने पोस्ट कर दिया अपने ग्रुप के अंदर, यानी 9:10 के 15-16 मिनट के अंदर सारी कार्रवाई। फिर मैंने जब चेक किया व्हाट्सएप, तो उनका व्हाट्सएप था, तो मैंने उनको व्हाट्सएप में कहा कि मैंने वंडर है, तो मैं भी थोड़ी देर पहले याद कर रहा था, तो उनसे मैंने बात की, तो वो बड़ी जो है ना एक प्रकार से अचंभित भी थी। वो कहते हाँ मैंने आपको याद किया था और ऐसे ऐसे करके बात थी, तो मैंने व्हाट्सएप डाला। मैंने कहा आपने कितने प्योरिटी से मुझे याद किया, परिणाम आपके सामने आ गया। तो ऐसा ही हम परमात्मा, जिसे हम आत्मा के रूप से सोर्स जानते हैं, अगर हम प्योरिटी से याद करते हैं तो ये स्पंदन वहां भी पहुंचते हैं। बताना ये चाहता हूँ, हम तो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं फिजिकली आंखों से, एक दूसरे तक अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं, उस प्योरिटी के लेवल पे लाके बात कर सकते हैं, तो एक दूसरे का कोई मन हल्का करने की बात आती है, या कोई समस्या से घिरा हुआ है, किसी प्रकार का समझ नहीं आ रहा, तो समाधान भी हो जाता है। ऐसे ही पोजीशन अगर परमात्मा के, जिसको हम सोर्स मानते हैं, एनर्जी का रूप मानते हैं, पहली बात तो यह है कि हम उसके अंदर ही समाहित होते हैं, पर एक दूरी जो बनी रहती है मेडिटेशन के थ्रू, वो दूरी खत्म हो जाती है। उस दूरी तक की बात हम करें तो वहां पर जा करके हमें उनको इसी मोड पे प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर अगर याद करें, तो हमारे स्पंदन, हमारे वाइब्रेशन वहां निश्चित तौर पर पहुंचते हैं, और पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ अंग संग महसूस होने के तैयार हो जाता है। पर ये स्थिति ज्यादा लंबी रहती नहीं है, ये शॉर्ट टर्म की स्थिति होती है, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, शरीर के अंदर रह रहे हैं, तो इसमें कई तरह का प्रेशर पड़ रहा होता है, कई तरह की थॉट्स प्रोसेसिंग चल रही होती है, कई तरह की आवाजें आ रही होती है। अगर हम जितनी अवस्था, इस तरह की अवस्था को जितना लंबा खींच सकें, जितना हम लंबा अभ्यास में ले लें, वो हमारे व्यक्तिगत धरोहर बन जाती है, वो रिकॉर्ड हो जाती है, अगले जन्म में वापस वहीं से कार्रवाई शुरू होती है। और जितने भी हमारे नेगेटिव कर्म किए जाते हैं, पहले हो जाते हैं जाने अनजाने में, उन सारे के सारे कंबस्ट हो जाते हैं। 3 दिन पहले मैं बीकानेर की तरफ था, सरदार शहर की तरफ था, तो वहां पे एक स्लिपरी में मेरे पैर रखकर मैं गिर गया और हल्का सा मेरे लगा, तो बड़ा शुक्रगुजार हुआ। तो सिर पे चोट लग जाती, या कहीं हड्डी फ्रैक्चर हो जाती, या कुछ और होता, वो भी तो हो सकता, संभावना सारी है ना। तो तुरंत प्रभाव से ख्याल आया कि पहाड़ जितनी मुसीबत भी राई बन जाती है। तो घटना तो घटेगी, घटना तो टाइम आएगा, तो शारीरिक तौर से ब्रह्मांड के सारी क्रियाकलाप चलेगा, हमारे पे इफेक्ट तब तक नहीं पड़ेगा जब तक हम परमात्मा की शक्ति को महसूस नहीं करते। जिस दिन से करने लग जाएंगे, हम प्यारे और न्यारे बन जाएंगे। मैंने बोली प्यारे और न्यारे बन जाएंगे, हो गए ना, चकित रहते सभी जने। अब घटनाएं बहुत घटती है ऐसे जीवन में, सभी की घटती है, थोड़ा सा बहाना तो बनता है, ये हो गया वो हो गया, परंतु हमें हर वक्त एक ही मोड में रहना चाहिए, शुक्रगुजार के रूप में, कि वो हमें देख रहा है, हर दृष्टि से देख रहा है, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं, हम निमित्त हैं, जो वो काम करा रहा है कर रहे हैं। उसके लिए अंतःकरण में हमारे जो स्पंदन आ रहे होते हैं, वाइब्रेशंस आ रही होती हैं, वो कोई ना कोई तो भाई बहन हमें दे रहा होता है, प्रकृति दे रही होती है, तभी तो हम प्रेरितों के करते कर रहे हैं किसी प्राप्ति के लिए। ऐसे तो कोई नहीं करेगा। जिससे हम प्रभावित होंगे उसी को तो याद करेंगे, जिससे प्रभावित ही नहीं होंगे याद कहाँ से करेंगे। और प्रभावित किससे होंगे? उसके गुणों से होंगे, उसके कृत्यों से होंगे, उसके कर्मों से होंगे। परमात्मा के कर्मों को अगर सोचेंगे तो वो भी अपने कर्मों के प्रति बाध्य है, क्योंकि पूरी यूनिवर्स एक पूरे डिसिप्लिन से चल रही है। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हमें भी इस डिसिप्लिन के साथ अपने आप को जीवन में ढालना है। तो हम क्या करेंगे? उनके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। चलो, ये तो वार्तालाप चलती रहेगी, और किसी का है तो बात करें, किसी की बात में बात आ रही हो तो। सर मेरा नहीं है। हाँ जी सर, मेरा बिहार में किस नहीं है। वहां राशि तो कोई होगी भाई साहब, ग्रह नहीं, कोई बात नहीं, राशि तो है ना। तो आप मजे करिए, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको छोटे छोटे कार्य के लिए भी। अच्छा जी, ये उसका मीनिंग निकल गया। और बताइए 11वें। सर मेरा सर 11वें 9th का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड जो है गुरु, वो बैठा है 11वें भाव में, और 11वें का जो लॉर्ड है वो 4th में चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। अच्छी बात है। तो ये 11वें में आप गुरु जी बैठे हैं,
तो इसका मतलब क्या हुआ, टीचर तो आप हैं ही। अब आप जी फीमेल हैं, अगर आप मेल होते तो बात कुछ और हो जाती। अब आप घर में तो टीचिंग नहीं कर सकते ना, आप बाहर ही कर सकते हैं। तो घर की टीचिंग करने के लिए आपको सपोर्ट लेनी पड़ती है, या आपकी टीचिंग को बड़ा सपोर्ट मिलता है बाहर से। यानी आपकी टीचिंग अच्छी है, बाहर से सपोर्ट मिलता है, नहीं आप स्कूल जाते हैं पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, तो ये गुरु की पहचान हो गई। परंतु वही की वही शिक्षाएं आप घर पे लागू नहीं कर सकते। महसूस करते हो क्या पैसा, अभी जो आप जानते हैं, जहां आप रहते हैं, वहां वो चीजें लागू नहीं होती। आप उलझनों को दूर करने की बात तो करते हैं, पर आप खुद उलझन में हैं, ऐसे वातावरण में हैं। ये 11th हाउस का, यानी कि 12th का लॉर्ड भी वही बनता है, 9th का लॉर्ड भी वही बनता है, ऐसा बताया ना आपने जी। ना। यानी कि हो गया आपका मेष राशि, मेष लगन है क्या आपका? सिंह सिंह लियो लियो। लियो, अच्छा 5 नंबर की राशि आ गई ना, तो 12 और फिर 4, नहीं ये तो फिर कुछ और देख रहे हैं आप। आपका खोल लेता हूँ, आप कुछ और बोल रहे हैं। मैं कुंडली बना लेता हूँ आपकी, क्योंकि कुंडली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे आप ढंग से। ये मोनिता बहन जी, मोनिता, आपका मेष लगन नहीं बहन जी, आपका लगन है मकर। 10th नंबर लिखा हुआ पहले नंबर राशि को 10, इसलिए आपका लगन जो बनता है वो मकर लगन है, जिसका मालिक शनि 4th हाउस में बैठा हुआ है। आपका 9th हाउस का जो लॉर्ड है बुध ग्रह है, वो 12th में बैठा हुआ है। 11th में बृहस्पति बैठा हुआ है, 12th का लॉर्ड होके 11th में। इसका मीनिंग ये होता है आपके हाथों से खर्चे ज्यादा नहीं होते, बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं आप। तो आपका पॉजिटिव साइन है तो। और बृहस्पति का यहाँ होने का मतलब ये हुआ कि दूसरी राशि जो बनती है वो 3rd हाउस की बनती है, तो वहां पर भी ऐसे देखने की बात आती है। बड़े बहन भाई होंगे आपके? बहने है हैं, हैं? बहने हैं, सिस्टर्स। हाँ बड़ी है ना आपसे, कोई बड़ा तो है ना? नहीं, मेरे से 2 बड़ी बहनें हैं। मैंने वही तो कहा, आपसे बड़े बहन भाई हो सकते हैं ना, है ना? ठीक है, इतने मुझे भाई है, बहन बहन बड़े तो है ना। जी मैंने बोला है हैं हाँ, हैं। ठीक है, क्योंकि नजर यहीं से आ रहा है ये बात। अब मंगल ग्रह वो 10th में बैठा है, तो आपका 10th और 11th के बीच में कॉम्बिनेशन हो गया। इसका मीनिंग है हर कर्म में लाभ मिलना आपको, ऐसा कोई कर्म नहीं जाएगा बिना लाभ दिए आपको। और नवमास में जाके देखें तो ये जो 11th का जो बैकग्राउंड में 8 नंबर की राशि है मंगल, वो आपका नवमास में जाके 11वें घर में बैठा हुआ है। वहां का जो शनि है वो रिटो करके उच्च का होकर के 7th, शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है। जीवन में हमेशा व्यस्त रहेंगे, आप बिना काम के रह नहीं सकते, कोई रहने नहीं देगा। 5 मिनट में भी आपको शांति मिल जाए तो बड़ी बड़ी बात है, नहीं तो आप किसी न किसी प्रकार से मन के अंदर विचार चलते रहेंगे आपके। रोकना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है, आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा लंबे गहरे श्वास लेते रहा करो, बृहस्पति की मात्रा को बढ़ा दो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बृहस्पति मतलब ऑक्सीजन बढ़ाते रहो, ठीक हो जाएगा। जी। अभी और किसी के बारे में बात करें? अगर 11th में अगर कोई भी ग्रह नहीं है और 11th का जो लॉर्ड है वो 12वें में बैठा है, तो क्या होगा? हाँ, उसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो उसको लाभ की जितनी भी उसकी डिजायर्स की फुलफिलमेंट है वो सारी सारी घर से दूर होंगी, विदेश में होंगी, दूर दूर होंगी, दूर से कॉन्टेक्ट में होंगी, ऑनलाइन होंगी, और अनजान लोगों के अपने बीच घर में, में नहीं होंगी। और अनजान जी लोगों के बीच में होंगी, जानकार के बीच में नहीं, जी अनजान लोगों के बीच में, अजनबियों के बीच में। जी। और दूसरा फैक्टर ये भी लगता है कि 11th का लॉर्ड जब 12th में चला गया, तो 12th हाउस होता है लॉसेस का, होता है फेलियर का, होता है बंधन का, होता है।
तो प्लस तो ये हो गया कि उसको मिलेगा, और नुकसान भी इसी बात का है कि वो पैसे जो उसका इच्छा पूर्ति का जो पॉइंट है उसमें से कुछ वहां पे नुकसान भी हो सकता है, जो अनडिजायर्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं जिसको, वो भी हो सकता है। जी यानी जी मार्केट में गए, सामान देखा और पसंद आ गया, ले लिया, लेने इरादा तो था ही नहीं, मन में ख्याल नहीं था लेने का, परंतु आपने देखा और ले लिया, तो इसको आप जो चाहें बोल सकते हैं, वो घटनाएं घट सकती है, बजट सारा बिगड़ जी सकता है। जी जी। लेकिन फायदा मतलब जो बेनिफिट्स है वो घर से दूर ही होने वाली है। हाँ, दूरी है, जन्म स्थान से दूर। जी ठीक, थैंक और यू। बात करें नीति बहन जी की बात करें, तो नीति जी के तो शुक्र ग्रह है 11th का लॉर्ड, और वो 12th में बैठा हुआ, इनका भी वही हाल है कि सारी पूंजी जो है अनडिजायर्ड थिंग्स पर खर्च हो गई। नीति बहन जुड़ी है? हाँ, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। मैंने एक लाइन बोली है, सारी पूंजी अनडिजायर्ड वातावरण में खर्च हो गई। राइट राइट। ये टू द पॉइंट जवाब है ये। और भगवान। अनडिजायर्ड का मतलब क्या हुआ? सर एक हमारे मिनट, सर प्लानिंग में रवि नहीं है। भैया का मैसेज था। सर एक मिनट, रवि भैया का मैसेज था कि जिनकी भी कुंडली है वो आपको शेयर स्क्रीन करने से इजी होगा, समझते हैं। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करेंगे जी। मैं बना रहा हूँ, साथ साथ ही हो रहा है। जैसे नीति का देख लिया, गोयल साहब का देख लिया, इनका कुछ नहीं है, इनका 8वें का मंगल है, इनका भी वही हाल है। ये गोयल साहब भी बड़े परेशान रहते थे, अभी ये सारा पैसा कमाते हैं, पत्नी कहाँ घुमा देते हैं। क्यों गोयल साहब हैं? हाँ जी, पैसा कमाता हूँ चला जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं बहुत अनडिजायर्ड, यानी जरूरत तो नहीं है मैं खर्च करनी है, मैं खर्चा कर आते हैं, फिर कहते हैं खत्म हो हाँ, गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है तो अभी क्या करेंगे, ये कुंडली पढ़ने की बात कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पता लग जाता है। जी अब क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, जी। पैसे का खर्च करने की बजाय आप उस पैसे को एफडी करा दीजिए, एसआईपी ले लीजिए, शेयर मार्केट में लगा दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लंबे में नहीं। एफडी या एसआईपी ये लंबा, लॉन्ग रन में चला दी कोई ऐसी पॉलिसी ले लीजिए, सारी समस्या सोल्व हो जाएंगी। यानी पैसा खर्च भी हो गया, किसी को देना है तो दे के पहले नक्की करो, रखो मत, उधार फटाफट उतार दो, ये भी पॉइंट है, उपचार है। और इसको ऐसी जगह पे लगा दो ताकि वो बढ़ता चला जाएगा ऑटोमेटिकली, आपके पास नहीं रहेगा पर आपके बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ नजर आएगा। एसआईपी, शेयर में, या बॉन्ड ले लिए, या एफडी करा दी, या पीएफ पीपीएफ में डाल दिया, ऐसा करके इन्वेस्ट कर दीजिए। या कोई इन्वेस्टमेंट भी होता है 12,000, यानी प्रॉपर्टी ले लीजिए। अगर आपने कहा नहीं मैं तो पैसे को कैश बैंक में रखूंगा, तो निश्चित तौर पे पैसा के हॉस्पिटल में चला जाएगा, वकीलों के पास जा सकता है, लिटिगेशन में चला जाएगा, कोई लूट के ले जाएगा, कोई उधार मांग के ले जाएगा, वापस नहीं देगा। बात समझ आ गई? ये 3-4 नंबर का है, जिसका भी पैसा पड़ा है उस पैसे का सदुपयोग कर लीजिए, कोई एफडी करा लीजिए, कोई पॉलिसी ले लीजिए, कोई ऐसी एसआईपी में लगा लीजिए। और गरिमा जी भी इंडोर्स कर दिया उन्होंने, अच्छी बात है। तो इस पैसे को आप अपने लॉन्ग रन में यूज करने के लिए कहीं अपने से दूर कर लीजिए, पर इन्वेस्ट कर दीजिए। एक तो है लॉस वाला, एक है इन्वेस्ट करना, दोनों एक ही घर से देखते हैं, 12वें घर से। तो आप इन्वेस्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ, आप एसआईपी लगा लीजिए, जब चाहे पैसे 2-3 दिन में निकल भी जाते हैं उसमें। मैंने क्या बोला, वो ठीक कह रहे हैं, तो उसको उसका रोकने का तरीका बता दिया मैंने, नहीं तो पैसा क्या बर्बाद हो जाएगा, कोई मांग के ले जाएगा आपसे, वापस नहीं देगा वो फिर। भाई साहब जी, बीच में बोलूं मैं? भाई साहब जी, हेलो। हाँ बोलिए बहन जी, बोलिए। मैं क्या पूछती है, वो एसआईपी शेयर में वगैरह मीन्स म्यूचुअल में रखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? मेरा नहीं आएगी, नहीं आएगी, फायदा होगा। पता है क्या होगा, आप जब चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे उसमें से, और निकल जाएंगे आसानी से। एसआईपी में तो सिस्टम होता है कि आप 2-3 दिन में पैसे निकाल सकते हैं, हाँ, ओके। और एफडी में जब चाहो निकाल लो। हाँ,
क्योंकि मेरे ग्रह सब सेकंड और 12th हाउस में है, इसलिए मैंने पूछा। इधर जमा इधर खर्चा, या इसलिए मैं फिर क्या करो, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। आप चलेगा। गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, वो सारे सेफ। अच्छा, जो ले लेंगे वो फाइनल हो गया, वो सेफ हो गए, फिर साथ में गारंटी है, बर्बाद नहीं जाएंगे वो। पर आपने ये सोचा कि मेरे ना बुढ़ापे में काम आएंगे 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, वो काम नहीं आएंगे आपके, कोई और ले जाएगा। ओके, मीन्स शेयर में म्यूचुअल में कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, वही मैं पूछ रही हूँ। शेयर को भाई रिस्क वाला मैटर होता है। मैं SIP की बात कर रहा हूँ। एसआईपी म्यूचुअल और एसआईपी। हाँ, जिसमें फिक्स हो, गारंटेड हो, वो उसमें ओके ओके, लंबे के थैंक लिए यू। लगा सकते हैं। और साथ में आप FD करा लो, जब जरूरत पड़े निकाल लो पैसे, 1-2 दिन में निकल जाते हैं। क्या बात है, घर में रखो मत पैसे, जरूरत ही नहीं, बैंक खाली है मेरा, जब जरूरत पड़े निकाल लिए। अच्छा, इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो हाँ, हमें कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ जैसे कि रतन पहनता है ना, 50-60 लाख रुपए की अंगूठी पहनी होती है, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा रहता है, मेरे पास कुछ है। एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाएगा मेरे पास कुछ है। अच्छा, दूसरी बात एक और बताता हूँ, सगे थैंक यू। संबंधियों से भी बड़े लाभ मिलेंगे। क्या इनके पास पैसा बहुत है, तो रिस्पेक्ट जान के करेंगे हम जिस समाज में रहते हैं ना, तो हाँ, पैसे को महत्व ज्यादा दिया जाता है। भगवान है। थैंक यू भाई साहब, थैंक हाँ, यू डियर। इससे क्या है, थैंक काफी यू। समझ सकते हो। अच्छा, नहीं तो पैसा मैंने देखा ये है, जो पैसा बर्बाद चला जाता है, कोई उधार ले जाता है, कई अनवांटेड थिंग्स पर खर्च हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, फिर हमें पश्चाताप होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसका राइट, समाधान बता दिया, ऐसे करते रहो आप, और पैसे ऑटोमेटिकली आपके एडजस्ट होते चले जाएंगे, इंप्रूव होते चले जाएंगे। वही चाहिए मुझे। राइट, जब थैंक चाहिए, जब जरूरत लगे, 2-3 दिन पहले जाके बैंक में जाके संपर्क कर लो, निकल जाएंगे। यू। ओके, थैंक यू भाई साहब, भगवान है आप। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं भगवान नहीं, भगवान आप भी हैं, सारा कुछ वही है। तो मीनाक्षी जी बोलिए, आप क्या कर रहे हैं? सजेशन अच्छा दिया, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए बहन जी। मेरा 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, कर्क राशि का घर है वो। मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, इसमें हाँ, तो चंद्रमा बैठा 10 में, देखिए हाँ 11th का लॉर्ड 10th में बैठ गया, हाँ तो इसका मतलब ये निकलता है, आप कभी भी जो किसी के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि आप हाउसवाइफ की तरह हैं, फिर भी कुछ करते हैं, तो उसका जो लॉर्ड है वो अपने से 12 में चला गया, हाँ जी, तो आपको लाभ लेना आता ही नहीं है। सही यानी आप बिजनेस करें तो फेलियर हैं, आप जी। बिजनेस करें तो फेल है, पर आपके नाम से कोई बिजनेस कर लेवे, वो फायदे में चला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, तो ये थोड़ा अंतर पड़ गया ना। ये कुछ लोग फेल क्यों होते हैं, इसी वजह से होते हैं, भी लाभ लेने नहीं आता मेरे को, लाभ लूं कैसे, और जब घटना घट जाएगी तब याद, अच्छा है तो भूल ही गए, तो ये पूछना था, ये रह गई थी बात, ये करना था, ये खाना रह गया था। ऐसी है, ये जी। इधर ही है। और जय श्री जी, ये जुड़े आज। करना चाहिए। हाँ, और नमस्ते भाई साहब। हाँ, भाई साहब, ये जैसे इसका हिमांशु का 11वें भाव में ना 1 नंबर की राशि है, कोई ग्रह नहीं है। केतु है वहां और पे, जो रुकिए, केतु हाँ, बैठा हुआ है वहां, केतु बैठा हुआ है। अच्छा, केतु 30 का था तो वो आगे चला गया। वैसे इसमें जो मेरे पास था ना, उसमें 10वें में दिखा रहा था। नहीं, कोई नहीं, वो 1 डिग्री का है तो चला गया। और अच्छा जी। उसका जो लॉर्ड है वो 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, यही है। मंगल, हाँ जी हाँ जी। अब देखिए, शादी के बाद इसकी पत्नी के माध्यम से इसको लाभ बहुत मिलेगा। ठीक है। शादी कर दो फटाफट इसकी। है, तो भाई साहब करवा दो शादी इसकी। ये काम मैंने शुरू नहीं किया अभी, शादी करने वाला काम मैंने शुरू नहीं किया तो देखिए, बच्चे की शादी का योग बने हुए हैं, अगर आप चाहेंगे तो मई तक हो जाएगी, नहीं तो फिर क्या होगा, अगले नेक्स्ट ऑप्शन में चला जाएगा। ये फिर होगी 2025 के जून से लेकर 26 के बीच में। ठीक है जी। ये आधा दे रहे हैं, आधा तो ले लो, प्लेट ले लो, आप एक बार इसी में खा लो। छाया जी बैठे हैं, छाया जी का मंगल बैठा है 2nd हाउस में। छाया जी, हाँ जी सर। आपका 11th हाउस में 2 नंबर की राशि है, उसमें मंगल बैठा हुआ है। हाँ जी सर।
देखिए कितने पावरफुल ग्रह बैठे हैं ना सारे, कितने मेंबर बैठे, सभी के बीच में आपका नंबर भी वही है। वो आया कि 10वें घर 11वें में चला गया। 3-4 कुंडली देख ली, 4-5 कुंडली देख ली मैंने, 10वें का 11वें। अब इनका कनेक्शन था मीनाक्षी जी का 11वें का 10वें में है, पर छाया जी का 10वें का 11वें में चला गया। हर कर्म में लाभ होना, हर कर्म में लाभ मिलना। जैसे वर्मा जी का भी है और एक दो और का मेंबर भी था ऐसा। हर कर्म में लाभ मिलना, यानी जो भी कर्म करेंगे वो जाया नहीं जाएगा, उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको अच्छा डिजायर्ड फुलफिलमेंट वाला मिलेगा ही मिलेगा। 11th हो सकता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, उसको प्राप्ति कर्म से करते, यानी ऐसे नहीं मिलेगी, वो कर्म करने पड़ेंगे और गारंटी मिलेगी, यानी कम प्रयास से भी अच्छा काम हो जाएगा आपका। किसी प्रकार का कोई लोन आपके ऊपर है तो उतर जाएगा फटाफट, जल्दी से रुकेगा नहीं। किसी को कमिटमेंट करते हैं वो फुलफिलमेंट हो जाएगी, वो ज्यादा चलने वाली नहीं है, रुकावट नहीं आएगी उसमें। तो आपको तो परेशानी वाला को मैटर नहीं बनता, आप फिर भी परेशान है तो दूसरी बात है। नहीं सर, परेशान तो कुछ नहीं। देखो गरिमा जी के भी चंद्रमा और केतु बैठे हैं 10वें में, आपका भी बैठे हैं। तो छाया मैडम के उधर जाएंगे, पार्टी मनाएंगे। हाँ, छाया बिल्कुल इनविटेशन दे रखा है, जी बिल्कुल जब अपनी मीटिंग करेंगे ना तो इनके घर में जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं इंतजार कर रही हूँ कि सब हाँ करें और जल्दी से जल्दी आए। तो अभी थोड़ा मौसम ठीक हो जाए फिर दिन प्लानिंग करके हम तभी जो लोग आ सके, अच्छी तिथि होती है। रवि भाई साहब ने एंकरेज किया, बताए भाई साहब। सर एक क्वेश्चन था। ये बताना तो आपने है सर। तो आप तो कैटलिस्ट हैं, बोले तो सही। मेरा भी देखना है। अच्छा अभी देख लेता हूँ, सॉरी कहूंगा, मैं लेट कर गया। ये लो, ये आपकी कुंडली भी आ गई मेरे पास। 11th हाउस में क्या है, 12 नंबर की राशि है, बृहस्पति की ऊपर शनि बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेड। शुक्र भी रेट्रोग्रेड। पिछले जन्म की कुछ इच्छाएं ऐसी रह गई हैं आपकी, कार्मिक इच्छाएं, वर्ल्डली कंफर्ट्स की इच्छाएं, जो इस जन्म में 100% पूरी हो जाएंगी। इसका मीनिंग ये निकला कि आपके 5th हाउस में जो संतान का भाव है, मरकरी बैठा वहां पे उच्च का होकर के, तो बच्चे दोनों या तीनों जो भी आपके हैं, उच्च प्राप्ति, उच्च क्वालिटी के, उच्चता को प्राप्त करने वाले हैं। उनके माध्यम से आपके जीवन के दो जो एस्पेक्ट्स लेकर के आप आए हैं, पहला वर्ल्डली कंफर्ट्स बहुत सारी होनी चाहिए, सारी मिलेगी, गारंटी होगी। नंबर 2, कुछ कर्म रह गए थे 12वें घर के, 12वीं राशि के, यानी कि टीचिंग के, कोई गुरु के, कोई अच्छे समाज सुधारक के, या अच्छे प्रतिभाशाली विद्वान के, वो आप पूरे करने जा रहे हैं, हो जाएंगे इस जन्म में आपके रिटायरमेंट के बाद। समझ में आ गया भाई साहब? क्या मौन हो गए, क्या आप मौन प्राप्त हो गए? मेरे 2 फोन चल रहे हैं तो इको होता है। इको, अच्छा इको होता है। इको कोई खास बात नहीं, ईगो नहीं होनी चाहिए। आपकी कुंडली का अभी विश्लेषण ऐसे कर सकता हूं मैं कि आप जितने आशुष रहते हैं, इसके परिणाम आपको मिलते चले जाएंगे। और 2 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन मैं देख रहा हूँ, जो दशा आपको मिली हुई है वो इस वक्त वो मिली हुई है, राहु की चल रही है। तो भाई साहब यकीन करिए, राहु की दशा के बाद जब बृहस्पति की दशा आएगी ना, जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। बोल पहले चुका हूँ मैं रिटायरमेंट के बाद, और मैं एग्जैक्ट टाइम भी बता देता हूँ आपको, वो भी आपको पता लग जाएगा तो अच्छा लगेगा आपको। ये आपका जून 2025 के बाद का सारा समय 19 साल, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। और उसके बाद फिर 16 साल ये, फिर 19 साल, 36 साल मिलेंगे आपको।
यानी 36 साल 25 के बाद जून के, पहले 19 साल, सारे कर्जे उतर जाएंगे। आप इंजॉय इतना करेंगे, याद रखेंगे इस बात को, आज की तरफ से, आज से सारे तनाव हटा दीजिए अगर कुछ संभाल के रखे हुए तो आपने सारे टेंशन को पोटली में बांध करके किसी नहर में फेंका है, बहते नहर में फेंकाइए है जी जी। और जून 24 से जून 25 के बीच में जितने भी पारिवारिक संबंध हैं आपके, जी, आपकी अच्छाइयों की वजह से, आपकी उच्चता की वजह से, आप जो प्राप्ति करने जा रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी कमी आ जाएगी। आपको बड़े ढंग से पेश आना होगा रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, क्योंकि बात कुछ कहेंगे समझ कुछ लेंगे वो, फिर कहेंगे इसको अहंकार आ गया, इसका ये हो गया वो हो गया, फलानी बातें करेंगे, तो आपको लगेगा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा, पर उनको लगने लग जाएगा। तो इसलिए चेतावनी मैं आज ही दे रहा हूँ, जून 24 से जून 25 के बीच में ये अंतिम दौर है। संबंधों को इसमें झटके लगेंगे, आप कहेंगे यार मैं तो इसको नहीं समझता था, ये निकला, तो थोड़ा सा कहेंगे, आप एक बात करेंगे 4 बातें सुननी पड़ जाएंगी आपको, तो शांत रहना ज़्यादा बढ़िया है इस फील्ड में। ठीक है। और अगले साल जब शुरू होगी दशा, आपको जून से 25 से 27 तक चलेगी, उसमें बहुत वर्क करना पड़ेगा आपको, भागदौड़ रहेगी और सारी भागदौड़ फ्रूटफुल रहेगी, आप एंजॉय करते हुए भागदौड़ करेंगे। कोई किसी प्रकार का लोन ले रखा है, बल्कि लोन जितना मर्जी ले लेना सारा उतर जाएगा जी। तनाव मत रखना कि बेटी की शादी होगी कैसे, बेटे की कैसे करूंगा, पैसे कहाँ से आएंगे, मकान कैसे बनेगा, भूल जाओ, सब कुछ हो जाएगा। ये तो पूरा तनाव है। अरे तो मैं बोले ना, किसी पोटरी बांध के फेंकाओ। जी। ये गोल साहब ने फेंक रखा है, देखो कैसे खुश रहते हैं, नहीं तो पहले कितने उदास थे, साल पहले 2 साल पहले। खुश तो मैं भी रहता हूँ। अरे यार, तो फिर अंदर से फिर आप सोचते रहते कि ये क्या। देखो, जयपुर से दिल्ली की यात्रा करेंगे तो दिल्ली टाइम पर ही आएगी, पहले तो आएगी नहीं, रास्ते में कहीं और पड़ाव आएंगे, तो इसलिए आपका समय थोड़ा सा पड़ा है, ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। बहुत मेहनत आपने जीवन में की हुई है, जैसी भी की है उसके परिणाम मल्टीपल होकर के आपको मिलने वाले हैं। आप तैयारी करिए, बैंकेट हॉल बुक कराने की तैयारी करिए, घूमने फिरने के प्रोग्राम सेट करने की, भले पैसा नहीं आ जाएगा, जो जो करते जाओगे। जी, थैंक यू। तो आज ये सारी बातें ब्रह्मांड में जा रही है ना, तो सारे काम डायरेक्शन में हो जाएंगे सारे। अभी और किसी का सोनिया जी बोलिए। सर एक तो ये बताओ सर, जब हम अध्यात्म में आ जाते हैं तो क्या हमको पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं? सेकंड सर, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली में क्या डिफरेंस क्या है? चंद्र कुंडली में जैसे हम अपना नक्षत्र देखते थे, और क्या देखते हैं चंद्र कुंडली में सर? ये 2 क्वेश्चन। चंद्र कुंडली में तो जनरली शरीर का जो नाम रखते हैं वो राशि के तौर पे देखा जाता है, वो नाम कुंडली के माध्यम से, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो 2.25 दिन में राशि बदल लेता है, रोजाना 1 डिग्री 2.25 दिन में एक राशि बदल देता है, और ये 1 दिन में 1 नक्षत्र बदलता है एवरेज। तो ऐसी स्थिति में जो फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है उसका पृथ्वीवासियों पे ज़्यादा असर पड़ता है, जैसे ज्वार भाटा आता है, या पूर्णमासी अमावस्या के बीच में भूकंप आते हैं, इन्हीं दिनों आते हैं। आप देखना जितने भूकंप आज तक आए हैं या जितने भी बहुत बड़े लॉसेस हुए हैं, डिजास्टर्स हुए हैं, तो पूर्णमासी से 1 दिन पहले, 1 दिन बाद में या बीच में, जो अमावस्या के दिन पहले या बाद में 95% से ज़्यादा घटनाएं इसी दौरान घटती हैं। बहुत लॉसेस होता है, क्योंकि चंद्रमा का असर पूरा मन पे पड़ता है, हमारा मन पानी है इस पर पड़ता है, विचारों को मन चंद्रमा से डिनोट करते हैं। बड़े फास्ट मूविंग प्लेनेट की वजह से हमारे विचार बहुत तेज़ी से आते जाते रहते हैं। अगर कुंडलियों में चंद्रमा एफ्लिक्टेड है केतु से, राहु से, सूर्य से, या कंबस्त है, या मंगल से, तो हमारे विचारों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। जब तक कि इसका बृहस्पति का रोल लंबा गहरा श्वास ना लिया जाए, तो नहीं तो फिर मानसिक तौर से बीमार हो जाते हैं लोग बाग, ज्ञान नहीं होने की वजह से, सब कुछ पास है फिर भी कुछ नहीं कर पाते। शनि ग्रह जो है वो इनसे उबारता है। कर्म जितने भी हम करते हैं शनि ग्रह के प्रोटेक्शन में करते हैं। शनि ग्रह एक न्याय के साथ में
रिकॉर्डिंग होती रहती है उसके पास हर चीज़ की। उसके वकील होते हैं राहु केतु। राहु जो होता है उसकी शिकायतें लेके बैठा होता है, पिटारा लेके, ये फलाने ने ऐसे काम किए, ऐसे किए, ऐसे किए। और केतु ग्रह जो होता है वो उसका सपोर्टिंग यानी बचाव पक्ष का होता है। तो केतु क्या है? अध्यात्म है, पुण्य कर्म है, संसार से अलग कर्म है, वो संसार वाले कर्म है। दोनों के बीच में जिसका पलड़ा भारी होगा, शनि ऑटोमेटिकली परिणाम उसके तरफ देगा, कम मेहनत करा के अच्छे परिणाम देगा। ये उसकी खासियत है। नहीं तो मजदूरों की तरह मजदूर बना देगा, कुछ नहीं करेगा वो। मजदूरों के भी मजदूर यानी कि नौकरों के भी नौकर बना के छोड़ता है। इसलिए बोलता हूँ कर्म बहुत अंतरात्मा से पूरी तरह परमिशन लेके करिए। जो भी करना है कोशिश करिए किसी को कुछ कहने से पहले 10 बार सोचिए अपने आप को भी, उनकी आत्मा को कोई ठेस न पहुंचे। आपको कोई कुछ कह रहा है तो ऐसे मानो मेरे शरीर को कह रहा है, मुझे नहीं कह रहा, क्योंकि शरीर के बाद एक बाउंड्री है, ये सारे कुछ वहीं रुक जाएगा। मेरे पास पहुंचने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, और मैं इतना सस्ता अपने आप को बना लूं कि हंसता रहूं हमेशा ही। इतना सस्ता बना लूं अपने आप को, हंसता रहूं, और इतना मुश्किल बना लूं कि लोग तरसे मिलने के लिए मेरे से, तो चुंबक बनने वाला काम हो जाएगा। आप देख लीजिए चुंबक खींचती है कैसे लोहे को। सभी जने अपने आप को ऐसा माने कि मैं प्योरीफाइड प्योर सोल की तरह हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे बड़ी नहीं हो सकती। और परेशानियां तो कदमों में नीचे होती हैं, ऊपर चढ़ नहीं सकती। जीवन में जीने के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए? मैं ईमानदार उसको कहता हूं जिसको रोजाना चांस मिले बेईमानी करने का, और बार बार मिले, रोजाना मिले, कई बार मिले, और फिर भी ना करे, वो ईमानदार आदमी है। अपने सिद्धांतों पे, अपने शब्दों का पूरा ख्याल रखे, मैंने क्या बोला था। और मैं इसको ऐसे भी कहता हूं, जिसने अपने शब्दों के ऊपर फोकस करके सुन भी लिया, बोलते वक्त भी सुन भी लिया, और उसी को सम्मानजनक तरीके से व्यवहार में भी डाला, तो पूरा ब्रह्मांड उन शब्दों की प्रति आग्रहपूर्वक पूरा करने के लिए बाध्य है। इसलिए बोलते हैं एक बार आप बोलिए बात खत्म, अपने आप वो काम करता रहेगा अपने आप। जब हम जनरेटर हैं, क्रिएटर हैं, हम हर तरह से उसी के तो बच्चे हैं, तो हमने जो कह दिया उसके बिहाफ पे कह दिया ना, ऑन बिहाफ ऑफ। न तो हम उसके धन्यवाद के पात्र मानते अपने आप को, न कोई क्रिटिसाइज के पात्र मानते। भाई जैसे समझ में आया था मैंने कह दिया, जितनी मेरी बुद्धि कह दिया, बस खत्म। जैसे पढ़वाया पढ़ दिया। ऐसे जैसे खाना बना रहे हैं, तो आपको निमित्त बने खाना बनाने के, तो 2 रास्ते हैं। ये तो खाना बनाना पड़ता है, ये झंझट हो गया। तो भाई ये तो मुझे मेरा हिसाब चला आ रहा है, अभी कितने फुलके बनाने हैं रोज, तो हो सकता है 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल, कोई 1000 क्विंटल का कुछ बनाना होगा मटेरियल, तो बनाना ही पड़ेगा वो। तो अब रो के बनाओ या हंस के बनाओ, वो तो बनाना ही पड़ेगा। अब ऐसा अगर हम समझ लेंगे भी, उसका भी तो अंत होगा कभी ना कभी, कभी ना कभी तो इससे कुछ और व्यवस्था बनेगी। जो मेरे तो क्या होगा, आपका विचार हल्का हो जाएगा, तनाव नहीं आएगा आपको। नहीं तो नेगेटिव बोल बोल करके अपने इस व्यवस्था को और बड़ा कर लेते हैं। ये रोजाना की कहानियां होती है, तो कहते हैं तकलीफ तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो ना, क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया? काम तो करना ही है, कुछ भी करो, चाहे पत्थर तोड़ो, काम तो करना ही है। शरीर दिया किस लिए है? तो शरीर का इतना उपयोग लेना चाहिए कि बाद में जलाना पड़े था इसको, तो जलाते वक्त ये ख्याल आ रहा जाए भी कमी रह गई थी कोई, इसे तो काम लेना है। काम लेने से बीमारी नहीं होता है, तो बीमारी तब आलस करते हैं, सो रहते हैं। तो खूब काम करना चाहिए, दिन रात लगे रहना चाहिए, पर इसके साथ साथ परमात्मा का सिमरन भी चलता रहना चाहिए। मन ही मन करवा रहा है, मुझे करवा रहा है, मुझसे करवा रहा है, इस शरीर से करवा रहा है। मैं देख रहा हूं मेरा शरीर काम कर रहा है। बीच बीच में अपने कुटिया में आ जाओ, बार बार बैकअप पेविलियन, थोड़े से समय बीच में अंतराल में। प्रभु तेरा शुक्रिया, आज का दिन
बीत गया, अच्छा शुक्रिया, कल का और अच्छा बीतेगा, शुक्रिया। अगर आप ये भाषा में रहेंगे, ऐसे मोड में रहेंगे, तो बहन जी मैं यकीन से कह सकता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। परेशान करने से पहले खुद परेशान हो जाएगी वो कि कैसा है ये, परेशान दुखी नहीं होता, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति होनी चाहिए, अडोल स्थिति, बिल्कुल फिक्स, जब मिलो एक जैसा ही हो, हमेशा व्यस्त दिखो, हमेशा इजी और हमेशा बिजी, और अपने पास बैठने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। जब फुर्सत मिले अपने बारे में सोच लो, मैं इस वक्त कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे शरीर में क्या क्या स्पंदन हो रहे हैं। देखो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, एक साथ दिव्य संगीत तो चल ही रहा है, ये तो कुछ सौभाग्य से लोग ही सुन पाते हैं, बाकी नहीं सुन पाते। दूसरा देखेंगे हमारी हार्ट की बीटिंग चलती रहती है। तीसरा हमारे श्वासों की संख्या चलती रहती है। इसके अलावा भी एक स्पंदन और होता है, आप देखेंगे कभी ना कभी कोई ऐसे जॉइंट्स पे हाथ रखेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ स्पंदन चल रहे होते हैं। और इसके अलावा भी हमारे शरीर का जो मैकेनिज्म है, जो भोजन को पचाता है, पूरी फैक्ट्री है, पूरा प्रोसेस चल रहा है, पूरा म्यूजिक सिस्टम अंदर, वो तो म्यूजिक सिस्टम चलता है, उस पर गौर कर सकते हैं। कैसे सुबह उठते हैं थोड़ी देर बाल बढ़ जाते हैं, शक्लें बदलनी शुरू हो जाती हैं, 7 दिन में तो बंदा ही बदल जाता है अगर गहराई से देखे तो। और मजेदार बात यह है, अपनी खुद की शक्ल नहीं देख पाते आंख बंद करके, कितनी वंडरफुल बात है ये, क्या तमाशा, हम देखते रहते बाहर ही, अपने को देखते क्यों नहीं है भाई। तो पिछले कुछ समय से मैं कह जा रहा हूँ, अपने पास बैठने की पिछले 2 साल से बोल रहा था, अब फिर कह रहा हूँ भाई अपने शक्ल को आप मजबूती से, जब देखो अपनी शक्ल खुद की नजर आनी शुरू हो जाए, खुद की नजर आ गई तो परमात्मा ज्यादा दूर थोड़ी है, पास ही तो है। तो बड़ा सरल रास्ता है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाइए घूम फिर आइए, ठीक है, एंजॉय करिए, रास्ता देख लीजिए, पर अल्टीमेटली हमें अपने पास, अपने बारे में, अपने चिंतन में लेंगे तो विचारों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम। मौन, क्योंकि परमात्मा की भाषा मौन है, वो शोरगुल में नहीं है, मौन, बिल्कुल शांत मौन। जितनी उत्पत्ति होती है मौन में होती है। अमावस्या को उत्पत्ति होती है, और जो पूर्णमासी वाले दिन आते हैं उसमें उनमें रस भरा जाता है, उनमें जान आती है, उसमें यानी उसका संजीव करते हैं, संजीवता होती है। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके प्रति कभी भी मन में ऊट-पटांग विचार नहीं आने चाहिए, आए तो शांत कर लेने चाहिए। लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव रहना चाहिए। भी घर में जितने सदस्य हैं सारे हमारे देवी देवता तो हैं, बहन भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सारे ग्रहों का रूप है, सबकी समानता में रखते हुए। खैर ये तो लंबा प्रवचन हो जाएगा, कोई और प्रश्न बोलिए, कोई बीच में फिर लेते हैं। 9:07 शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जब हम स्पिरिचुअलिटी पढ़ते हैं तो, हाँ, क्योंकि कर माइंड सकते तो हैं। देखिए क्या है, आपके पास सेविंग है तो इस सेविंग को अगर आप कहीं लगाते हैं तो वो सेविंग ऑटोमेटिकली 2 पक्ष में, क्योंकि संसार में आप रह रहे हैं ना, संसार में रह रहे हैं तो किसी के कहना ना पड़े किसी को भी मुझे ये चीज ला के दो, आप बस खुद का पैसा पड़ा होगा, किसी प्रकार की सेविंग भी है तो एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस इस बात का है कि मैं अपने डिजायर्स को कभी जरूरत पड़ जाती है, वर्ल्डली मतलब किसी को देना भी पड़ता है, किसी के लिए कुछ सामान खरीदना पड़ता है, तो आप उसमें से कर सकते हैं ना आसानी से। ये अपना पॉइंट है। एक स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए संसार के अंदर रह करके उसकी जो चलन में मुद्रा है वो तो होनी चाहिए ना अपने पास, आवश्यकता जितनी होनी, ज्यादा ना हो उतनी चाहिए ना। तो आप देखिए संसार किसको मानता है, रिगार्ड किसको देता है, जिसके पास पैसा होता है, पद होता है। रिस्पेक्ट तो हृदय से निकलती है, उसमें ये चीजें काम नहीं करती। है तो मांगने की चीज थोड़ी होती है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, अरे रिस्पेक्ट को मांगने की चीज है क्या? आप ऐसे योग्य बनो, आपको सब लोग रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक देंगे। पहले अपनी खुद की रिस्पेक्ट तो करो, अपने बोले के शब्दों की रिस्पेक्ट तो करो। शादी मंडप पे 7 वचन दे के आते हैं हम ऐसा करेंगे, फिर बाद में लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या मतलब निकला? तो वचन तो पूरे कर ही नहीं रहे आप, पहले गलतियां कर रहे हो आप, तो आपकी रिस्पेक्ट कौन करेगा? भिखारी थोड़ी है आप। मतलब कितना गजब का खेल है, गलतियां खुद करते हैं, इल्जाम दूसरों पे। तो आज देखो 9:09 हो गए हैं। मैं चाहूंगा कोई और भाई बहन, अच्छा छाया जी कुछ पूछना थे, हैंड रेज कर रखा है, बोलिए छाया जी।
सर 11th हाउस में शुक्र और बुध हो 7 नंबर की राशि में, हाँ सूर्य और बुध 7 सूर्य नंबर की बुध, राशि में, हाँ और शुक्र लग्न में बैठा हो गुरु के साथ। देखिए 2 फायदे हो गए ना, हमेशा बचपन से लेकर के अंत तक, बुढ़ापे के अंतिम तक पैसे से सरोबार, कोई समस्या नहीं पैसे की, फाइनेंस की, क्योंकि बुध और बृहस्पति और शुक्र मतलब पैसा और पति पत्नी जीवन भर साथ रहेंगे। कहते हैं ना कोई 2-4 दिन पहले आगे पीछे एक्सपायर हो गया, बस इतना ही, ज्यादा नहीं, लंबा उसमें गैप नहीं रहेगा। सूर्य बुध का मतलब होता है सरकारी तंत्र से या सरकारी सिस्टम से किसी न किसी प्रकार से जॉब के अंदर होना, नहीं तो कोई फ्रेंचाइजी में आना, नहीं तो किसी बेनिफिट में आना, और नहीं तो कुछ दोनों का एक ऐसा संजोग बनता है कि आदमी एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला है, जिसकी वाणी में संदेश के साथ में लीडरशिप की क्वालिटी भी है। हो गया? ठीक है सर। सर ऐसा भी होता है जैसे आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो सर जैसे बेटे का है वो भी बोलने में जैसे अपने ढंग से बात व्यक्त नहीं कर पाता और थोड़ा स्लो है काम में, तो इसमें मतलब जैसे कि आप बता रहे हो तो मतलब वो इम्प्रूव हो जाएगा? हाँ, क्या समय से पहले नहीं होता। जीवन में दशाएं चलती हैं, 120 साल की दशाएं हैं, तो जिस वक्त दशाएं चल रही होती हैं उसका परिणाम उस वक्त मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा, पहले हल्का हल्का मिलेगा, पर अल्टीमेटली मिलेगा उसी, क्योंकि शुरू बीज तो उसके पास हैं, अब पेड़ बनता है, फल लगते हैं, तो टाइम लगता है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे अभी राम मंदिर की स्थापना हुई है पूरे अयोध्या में, देखा होगा, तो रामचंद्र जी की कुंडली अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुई है, भले शरीर छूट गया उनका, कुंडली अभी भी चल रही है। तो इस वक्त जो ग्रह चल रहे हैं, पावरफुल ग्रह चल रहे हैं, उनकी दिशाएं आई हुई हैं, तो उनके सिंबलाइज को कितना तरीके से रिस्पेक्टफुल तरीके से सम्मानित तरीके से पूजा जा रहा है। और शिरडी वाले साईं बाबा को देख लीजिए, किसी और को देख लीजिए, कबीर जी को देख लीजिए, गुरु नानक जी देख लीजिए, किसी को देख लीजिए, तो दशाएं जब बदलती हैं, जब धरती पर अवतरित कोई लोग होते हैं, तो उस वक्त का जो चार्ट बनता है वो खत्म नहीं होता, वो रेगुलर चलता रहता है, 120 साल के बाद रिपीट होता रहता है। इससे 2 बातें समझ में आती है कि धरती पर पहली बार जब कोई माता पिता अवतरित हुए थे, उन्होंने जो कुछ खाया पिया था वो हमारे शरीर के अंदर आज भी मौजूद है जीन्स के रूप में, क्योंकि हमारा शरीर बना है रोटी सब्जी का बना हुआ, जो खाया पिया था, जो जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ कम ज्यादा सब हमारे अंदर मौजूद हैं। और कुंडली का वो पक्ष, जैसे एग्जाम्पल तो बता दूं, अपने सोनी बहन जी का बृहस्पति और सूर्य 9th हाउस में इकट्ठे बैठे हुए हैं, है ना। आपको मैं याद दिला दूं, आप अपने माता पिता, पिछले जन्म में भी माता पिता थे जो इस जन्म में है, पति भी वही था, दोबारा मिल गया आपको, सारे संबंध आपको वही मिल रहे हैं जो आप पिछले जन्म में थे। ये गारंटी इस बात की है कि सूर्य है बृहस्पति, सूर्य आत्मा, बृहस्पति जीव, वही वही वापस आ गया। आपके जो बच्चे हैं वो भी वही है, कुछ कमियां रह जाती हैं, खाता पूर्ति करने में रह जाती हैं, यानी पति पत्नी एक दूसरे को इतना सता लेते हैं कि बार बार जन्म लेते रहते हैं, तो इस जन्म को अंतिम सिद्ध करने वाला चांस भी मिला हुआ है। ये मैंने आपको खुलासा कर दिया आपके पिछले जन्म का। तो आपको क्या करना चाहिए, निर्लिप्त होना चाहिए, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्ता कर लो। यानी वो एक, मैं देखता हूँ ना, कातले कितना बाजू में जोर है, हम सहन करने को तैयार हैं, ऐसा ना सेंटेंस गाने भी आते हैं, यानी हमें सहन करना की ताकत अपनी बचानी है। क्या होगा, सहन शक्ति बढ़ाएंगे ना, तो वो लोग ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं जो सहन करना जानते हैं, बड़े मौन वाले होते हैं, बड़े चेहरा देखो कितना गंभीर सा होगा। तो ऐसी स्थिति बन जाती है जब हमारा व्यवहार ऐसा होता है। हमें हर चीज को ऐसे मान के चलना चाहिए पर डे को, जैसे ये मेरा अंतिम दिन है और मुझे आज का टास्क कंप्लीट पूरा करके खत्म करना है। भरोसा है किसी को? एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक श्वास का भरोसा नहीं है। और हम दावे कितने करते हैं, कल फिर मिलेंगे, अगले संडे फिर मिलेंगे, और इसी दौरान कोई घटना घट जाती है तो हम कहते हैं ये क्या हो गया। ये सब चीजें फिक्स हैं, डेस्टाइन फिक्स है। चॉइस का विषय बनता है कि हम उसको क्वालिटी वाइज जिए या ना जिए। जीवन सबने जीना है, एक क्वालिटी वाइज जीवन जीते हैं, क्वालिटी से जीते हैं, राजा बन के जीते हैं, रानी बन के जीते हैं, देवी देवता बन के जीते हैं। एक क्या करते हैं, सारा कुछ उनके पास होता है, भिखारियों की जिंदगी जीते हैं।
यूज ही नहीं कर पाते, वो स्टोरी बन जाते हैं, भंडारी बन जाते हैं, कोई उनका पैसा और खा रहा होता है। कितनी विडंबना है। तो इस विडंबना को हमें स्वीकार करते हुए आज की मीटिंग को हम चाहते हैं थोड़ा सा बर्खास्त करेंगे। कोई है तो बात पूछे, नहीं तो फिर तानिया जी मॉनिटर नहीं है। एक मिनट। महावीर भाई साहब का हैंड रेज्ड है। हाँ जी, सुरेश जी एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई आप कितना भी लोन ले लो सब उतर जाएगा, तो हाँ। फाइनेंशियल लोन तो ठीक है, लेकिन लाइफ में हमारे इतने लोगों का अफेक्शन, इतने लोगों की सपोर्ट, इतने लोगों का सहयोग रहता है ना, तो वो भी तो मैं समझता हूँ एक लोन है ना, तो वो भी तो उतरने का प्रोविजन क्या है, वो कैसे मालूम पड़े कि भी हमें इतने लोगों ने स्नेह दिया तो हम वापिस 4 गुना करके लौटाएंगे, वो कैसे उतरेगा? उसका भी कुछ प्रोविजन चेक हो नहीं सकता है, स्पिरिचुअल लाइन में उसका प्रोविजन नहीं है, क्योंकि वो लोन होता ही नहीं है, वो कृपा हो रही है, होती है। अब आप किसी ऐसी जगह में जाके कितना आनंदित फील करते हैं तो कृपा बरस रही है, ऐसा मान लीजिए, वो लोन नहीं है। यू डिजर्विंग, आपकी आत्मा डिजर्व कर रही है, इसलिए मिलेगा। ये लोन नहीं है। लोन क्या होता है? जो दिखाई देने वाली नॉन लिविंग थिंग्स है उसको लोन बोलते हैं। अच्छा, जो संसार में डिजर्व कर चल रहा है, जो लिविंग थिंग्स है वो किसी प्रकार के इस बंधन से परे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब प्योर सोल्स है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई भी लोन नहीं बचता। शरीर के कर्म बंधन से कुछ फीलिंग्स रह जाती हैं जब हम ज्ञान नहीं आता कि हम मैं और शरीर अलग अलग हैं। जब ज्ञान आ जाता है उसी क्षण वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा ने 2 रास्ते बताया है, एक तो क्या है कि उसको याद कर ले मैं तो कंबस्ट खत्म, नहीं तो फिर भुगतते रहो शरीर का हिसाब किताब। तो मेडिटेशन की पावर है। मेडिटेशन से हमारा क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी जो सोच की प्रक्रिया वो स्ट्रीमलाइन हो जाती है, यानी बहुत सारे थॉट्स न आकर के किसी एक थॉट्स पे फिक्स हो जाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब इस बढ़े हुए कंसंट्रेशन का हर कार्य में जब उपयोग होगा तो वहां पे प्योरिटी बढ़ती जाएगी, साथ में शुद्धता आएगी, साथ में जल्दी काम होगा। और इसी प्रोसेस के दौरान हमारी एनर्जी के पूरी चैनलाइज हो जाएगी, नीचे से ऊपर की एनर्जी जो है ना चैनलाइज हो जाएगी, और चैनलाइज होते ही आप पहले जैसे नहीं रह सकते, और दुनिया में कोई शख्स आपको वैसा बना नहीं सकता, क्योंकि आप थोड़े अलग से हो गए, आपका ऑरा बड़ा हो गया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि उनका जो उद्धार और हो जाएगा आपके हाथ से, यानी आपकी ऑरा से सामने वाला कितना परेशान है उसकी मुसीबतें भी कम हो जाएंगी, क्योंकि परमात्मा के बच्चे उस जैसे ही बनते चले जाएंगे तो जीवन में संसारिकता का जो कवर है वो खत्म हो गया, वो तो तभी तो बनेंगे। ना लोन की बात है, ना दुख तकलीफ की बात है, ना मतलब है, क्योंकि आप दाता के रूप में आ गए, देवी देवता देवता की तरह आ गए ना आप, तो फिर वहां लोन कहाँ रह जाएगा? आप तो लोन देंगे लोगों को, परंतु इस भाव से थोड़ी देंगे कि मैंने इसे कुछ वापस लेना है, आप तो देने वाले हो गए, बात ही खत्म होगी। नहीं चलो इसको लोन के रूप में नहीं माने, लेकिन जैसे भाई आप मेरे साथ अच्छा करते तो मुझे खुशी होती है, मेरा मन भी करता है ना मैं भी 4 लोगों को ऐसे एहसास कराऊं जैसे आपने मुझे कराया, तो वो फीलिंग तो मन में कभी कभी आती है ना कि भी हमें भी मौका मिलना चाहिए, तो वो कई बार मिल जाता है, कर देते हैं, लेकिन आगे सोचते हैं भी और भी किया जाए, तो उस भावना से मैं पूछ रहा था ये। आप अंतःकरण में देखिए, जो जो भावना आपके मन में है उसको आप एक्शन में ले लीजिए, ये हो सकता है। आपके अंतःकरण में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं खड़ा हूं कहीं बाहर तो मुझे नजर आया कुछ सामने बंदा, तो मेरे अंदर से फीलिंग होगी इस बंदे को ना कुछ दिया, चाय पिलाई जाए, उसको बुला के बड़े प्यार से चाय पिला दूं, मुझे नहीं पता क्यों, ये संकेत है प्रकृति का, कुछ हिसाब तक चुकता करना कर दिया पिछला, उससे लेना देना क्या मेरा, कोई नहीं, कोई काम नहीं मेरे को, ना मतलब है। ऐसा मन में भाव अगर आता है आपके तो उसको तुरंत प्रभाव से बिना देरी किए कर देना चाहिए। ठीक, उससे क्या होगा? एक तो अंदर गहरी शांति महसूस करेंगे, बहुत डीप पीस फील करेंगे कि मेरा बहुत कुछ उतर गया, बड़ा अच्छा लगा आपको। अब उसकी क्या कीमत लगा लेंगे, क्या लोन हो गया क्या नहीं, ये तो वो तो नॉन लिविंग थिंग का तो लेना देना नहीं है, तो मामला ही कुछ अलग है। हम तो ब्लिसफुल है ना, अंदर से आनंद से भरे हुए हैं, पावर से भरे हुए हैं, प्योरिटी से भरे हुए हैं, गुणों से भरे हुए हैं। परमात्मा के जो गुण है ना, एट्रीब्यूट सारे हमारे अंदर मौजूद हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर मतलब उसको कैसे हम व्यक्त करते हैं, अपने व्यवहार में लेके आए।
तो सबके पास अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग भाषा है, कोई यूनिक मतलब यूनिक है, सभी अलग अलग, कोई किसी कॉपी ना कर सकता ना हुआ, सबके पास अलग अलग समझने का सोचने का अलग अलग पैमाना है और वो उसको उस तरीके से करता है और सारे सफल होते हैं। उस और बढ़ाया गया हर कदम सफलता की गारंटी देता है। किसी विधि से, किसी भाषा से, किसी रास्ते से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, कैसे भी करके जाओ आप, रास्ते सारे बने हैं बहुत से। जब वैसी रूहें इकट्ठी होगी जैसे हम प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या भाई साहब आप देखें सारे कितने अच्छे लगते हैं, मतलब हल्का सा भी ख्याल ही नहीं आता किसी के नेगेटिव पार्ट पे, आता है मतलब ही नहीं, हमेशा अच्छे अच्छे लगे, क्योंकि उनका ऑरा, मैं तो सबका देखते देखते ना, जो आपका ओपमंडल है, जैसे मैं देख रहा हूँ आपका ओपमंडल भी क्लीन हो रहा है फटाफट, मैं देख रहा हूँ, हैरान हूँ इस बात पे, दृष्टि जा रही है, फटाफट हो जा रहा है, जिसका भी सामने फेस आ रहा है। ये करता तो कोई और है ना, हमारे अंदर भाव क्या है, सब प्योरिटी में हम बहन भाई हैं, आत्मिक तौर से सारे बहन भाई हैं। शरीर पे थोड़ा अलग रखता है, अभी बहन बोल दो भाई बोल दो, अंदर से सारे एक जैसे ही तो है, एनर्जी तो बोलना सुगमता से रहता है, बहन भाई आसानी समझ में आ जाता है, ये तो सबको बोलना पड़ना पड़ेगा, सभी आत्माएं, तो आत्माओं से तो गठजोड़ होगा नहीं वो तो हम समझते हैं सारे ऐसे ही हैं। सबकी एनर्जी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है, तो इसमें भेद कहाँ है, सारे एक जैसे तो है, किरणें उस महासूर्य की। तो आप जिस तरह से मन में, क्योंकि आपके पास तो जैसे यात्रा करते हैं तो कई बार लगता भी होगा भी कुछ किया जाए, तो और तरीका बताता हूँ आपको, कई बार नहीं कर पाते तो लगता है मैं कुछ करूँ, फिजिकल नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, मन ही मन दुआएं दे सकते हैं उसको, क्यों भाई साहब? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नहीं फिजिकली भी करते हैं। सुबह सुबह एक मिनट का रास्ता, 1 मिनट का टाइम निकालिए पूरे, या 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे, जितना आप चाहें अभ्यास में। आप ग्लोब देखा होगा आपने, ग्लोब, तो ग्लोब के टॉप पर बैठ जाइए इमेजिनेशन में, ध्यान की मुद्रा में बैठा हूं मैं, और पूरे विश्व को मैं तरंगित कर रहा हूं, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा हूं, उनका जीवन सफल हो, कल्याण हो सबका, सब लोग खुश रहें, ऐसी भावनाएं 15-20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना आपको लगे, आप 5 दिन में कभी भी अपने आप ग्लोब पे बिठा लीजिए और पूरे विश्व को दीजिए, पूरी एनर्जी दीजिए अपने हाथों से, वाणी से, विचारों से, सबका कल्याण हो, देश तरक्की करे, सारा विश्व के जितने समुदाय के लोग हैं उनके जीवन को बहुत भरपूर तरीके से परमात्मा फलीभूत करे, उनका जीवन सुखी हो, आनंदित हो, ऐसा ये भावनाएं देते चले जाएंगे। और किसी व्यक्ति विशेष को देना है तो उसकी तस्वीर आंखों के सामने ले आइए और फिर आप उसको आदेश दीजिए, सम्मोहित करिए उसको, आप जैसा भी आप चाहें, जिस भाषा से भी, अपनी संवेदनाएं, अपने अच्छे विचार से उसको ओतप्रोत कर दीजिए, निश्चित तौर पे वहां पहुंचेंगी और काम होगा। कनेक्शन हो गया, ये 2 वे कनेक्शन, 1 वे नहीं, 2 वे कनेक्शन हो गया। धीरे धीरे करके ताकत बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं इंट्यूशनल पावर, ये बढ़ जाएगी, फिर इंट्यूशन फीलिंग होगी, आप जा रहे होंगे, रास्ते में लगेगा यहाँ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, तो तुरंत प्रभाव से अपने पे एक्शन पे लेंगे उसको करने के लिए, ठीक हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। अच्छा, आपके जाने से वहां वैसे गलत भाग जाएगा, गलत होगा ही नहीं, होने वाला भी होगा तो भी नहीं होगा, क्यों? प्योरिटी की मात्रा बढ़ गई। किसी रूप के अंदर भी मन पे ये भाव आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को मानो ना, मैं देवता हूं, क्यों नहीं मानते मानना चाहिए। जब ज्ञान हो गया कि मैं प्योर सोल हूं, तो फिर प्योर सोल की भांति जीवन में अपना आचार विचार रखिए, सारे काम संसार के करिए, परंतु ख्याल क्या रहे, मुझे इस पर जुड़ना नहीं है, लिप्त नहीं होना, इस पे साथ गुत्थम गुत्थ नहीं होना, इसको अलग मैं अलग, मेरा रोल अदा करना है मेरे को, मैं नेता, एक प्रकार का अभिनेता हूँ, एक्टर हूँ, तो करिए बस, खत्म। फिर क्या होगा, मन में नेगेटिव भाव तो दूर की बात है, कोई गलत रुकेगा भी नहीं। क्लियर हो गया सर आपको? नहीं, बहुत अच्छा, करते हैं सबकी भलाई के लिए प्रार्थना शुरू और करते हैं। हाँ, देखो कितना मजा आता है, आप कभी तो करो तो सही, सारे एक जैसे हैं, पूरे विश्व के बहन भाई हम सब हैं, हम एक पर्टिकुलर एरिया को लेके चले, पूरे विश्व को लेके चले। तो आज की मीटिंग को विराम दे, या कोई और बात है किसी के?
कितना शुक्रगुजार हूँ, आप सब कितने देर से बैठे हैं। खाना नहीं खाना आप लोगों ने? इसमें जो बात कर रहे थे प्रार्थना की, तो हाँ जी। ये मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ। हम्म, मैं पहले छोटा सा एरिया लेता हूँ, फिर उसको एक्सपैंड करता जाता हूँ, और मैं हर दिन रात को 9 बजे बैठता हूँ। क्या बात है। हाँ, यूनिवर्सल प्रेयर के इस तरह से, और 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी मुझे समय मिलता है। पर मैं जब ये यूनिवर्सल प्रेयर कर रहा होता हूँ, तो उसके बाद मेरा जो दूसरा दिन होता है, मेरा बड़ा गहन होता है, चाहे ध्यान हो, चाहे कुछ इस तरह से हो। नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद किसी चीज़ की कमी रह गई। इसका इसका जो प्रत्यक्ष जो चीज़ मैंने देखी है, जब आप पूरे ब्रह्मांड में इस तरह की प्रार्थना प्रेषित कर रहे हैं, उस भाव के साथ में हर एक व्यक्ति के लिए, तो उसका प्रभाव खुद पे भी तो पड़ ही रहा है, क्योंकि जो भी प्रार्थना है वो ऊपर ऊपर की तरफ उठ रही है, और वहाँ से बारिश के रूप में सब पे आ रही है, और उसमें उसको शायद मैं भी कहीं ग्रहण कर पा रहा होता हूँ। तो ये चीज़ मेरे साथ ऐसी होती है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। और मैंने बताया ना, एक जिस तरह से ग्रहों को देखते हैं हम लोग, आपका जो समय आने वाला बहुत शानदार है, तो ये उससे बढ़ रहे हैं। खास बात क्या है, आपने बोला कि ऐसा करते हैं, इसके प्रतिफल में ये प्रकृति का नियम बताता हूँ आपको। प्रकृति एक ऐसी जमीन है न दिखाई देने वाली, जिसमें जो बीज डालोगे मल्टीपल होकर लौट के वापस आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वी के ऊपर हम एक बीज डालते हैं तो कितने बीजों वाले फल निकल के तैयार हो जाते हैं। बाध्य है ना पृथ्वी देने के लिए। सूक्ष्म में विचार होते हैं हमारे, तो ये विचार प्रेषित कर रहे हैं आप पूरे ब्रह्मांड में, तो यकीन करिए मल्टीपल होकर के बम्बार्टमेंट इसकी वापस आपके ऊपर आ रही है, बौछार आ रही है। तो आपने बताया अगले दिन मुझे अच्छा लगता है, देते वक्त कुछ दे रहे हैं आप, दे रहे हैं इंटेंशनली दे रहे हैं, ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। अब वापसी पे प्रकृति क्या अगर बाध्य है, उसको मल्टीपल बना के वापस बंडल बना के देने के लिए बाध्य है। इसलिए आप अच्छा फील करते हैं और अगला दिन भी अच्छा फील करते हैं, ये परिणाम है उसके। मामिर भाई साहब देखेंगे कि रवि जी का कितना सुंदर एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल सभी को करें, सभी जने 5 मिनट सोने से पहले और 5 मिनट उठने के बाद, दोपहर में कभी टाइम मिल जाता, सबका कल्याण हो। उसमें हम आप खुद भी तो आ गए, खुद भी तो आ गए। हाँ, तो मुद्दा उठा, तो इसमें देखिए हमें कितना लाभ हुआ। आपने भी बताया, फिर रवि जी ने भी बताया, और नहीं, सबको सुनने को मिल गया। हाँ, देखिए, मैं जो समझता हूँ, मैं जो मेरा पहला भाव होता है, जो थॉट मैं रिलीज करता हूँ, संसार के सभी बहन भाइयों में प्रेम और भक्ति के उनके हृदय इस भाव से बढ़ रहे हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा जो है और प्रगाढ़ हो रही है। अब ये जो भाव लिया, फिर मेरे पटल पे वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। मैं अपने सीमाओं से फिर और आगे बढ़ते चले जाता हूँ। इसी तरह से अब युद्ध स्टार्ट हुए, कुछ और हुए, तो मैं सब तरह के जो आक्षेप हैं वो समाप्त हो रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें इस तरह से चलता है। बहुत अच्छे रास्ते पर हैं। परमात्मा आपकी इस यात्रा को और अच्छा, सुगम, बढ़िया, यादगार बनाए। हम सब बहन भाई आपके साथ हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। और हम भी उसी लाइन में हैं, आप भी उसी लाइन में हैं। सबका सहयोग इस बात पे है कि ब्रह्मांड अपने आप नहीं बदला जाता, हमारी इस सोच के साथ में, अच्छाई के साथ में जो प्रेरणा दी जाती है, तो जैसी हमारी दृष्टि है वैसी सृष्टि बननी शुरू हो जाती है। युग परिवर्तन का मतलब होता है मन का बदलना, मन का एस्पेक्ट्स बदलना। युग बदल गया, यही मकान होते हैं, ये बिल्डिंगें होती हैं, ये सड़कें होती हैं, सारा कुछ, पर लोगों का नजरिया बदल गया, इसलिए सारा कुछ बदल गया। अब आप सड़क को आप खड्डे वाली बोलिए या आकाश को देख करके आकाश की तारीफ करिए, ये चॉइस तो आपकी है। नीचे तो सारा संसार देखोगे तो कई गंदगी नजर आएगी, कई कुछ नजर आएगा, कमियां नजर, शॉर्ट कमीज नजर आएंगी। क्या हम फॉल्ट फाइंडर्स हैं क्या? ये काम हमारा है क्या? हम फॉल्ट फाइंडर्स नहीं हैं, बल्कि हम सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। हम लोग हीलर हैं। परमात्मा ने हमें अपनी शक्तियों से ओतप्रोत करके भेजा हुआ है, जिससे हम पूरे संसार में अपने जितने भी संपर्क के लोग आने वाले हैं,
जो जो भी आत्माएं आने वाली हैं उन आत्माओं को उनका वास्तविक दर्शन करा सके, ऐसी क्षमता हमारे अंदर मौजूद है, जिसका हमें प्रतिदिन अभ्यास में अपने आप को भी उसी रेंज में रखते हुए दूसरों को भी प्रेरणा देना, प्रसारित करना इस बात को कि सबका जीवन परमात्मा मैं बने, वैल्यू बेस्ड बने, सब लोग अपने अपने जीवन में एक अभिनेता की तरह रोल अदा करते हुए अपनी फिल्म को पूरा ईमानदारी से करते हुए अपने पड़ाव की ओर जाएं। इस भावनाओं के साथ हम आज की मीटिंग को समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं आप सबसे, और ये जो अभ्यास है सबके लिए जीवन में काम आए। जितने शब्द बोले गए हैं सभी ने ब्रह्मांड में गए हैं, परमात्मा उन सारे शब्दों को वैसे का वैसा ज्यों का त्यों फलीभूत करते हुए सबके जीवन में बहुत सुंदर बाहर वाला समय आने के लिए बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं, तब तक आप आनंदित रहिए, अपने आप को वैसा बना के रखिए और अपने पास कुछ समय बैठने का समय जरूर निकालिए। शुभकामनाएं, खुश रहें। शुक्रिया, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।